दोस्तों, आप और हम सभी को पता है कि शी जिनपिंग को जितना भरोसा अपनी सेना पर नहीं, इतना भरोसा चाइनीज टेलीकॉम कंपनियों पर है, क्योंकि ये कंपनियां न सिर्फ चीन को पैसे कमा कर दे रही हैं, बल्कि किसी जासूस की तरह विदेशों से काफी सेंसिटिव जानकारियां भी चीन को मुहैया कराने का काम करती हैं। तभी तो आज दुनिया भर में कई देश चीनी कंपनियों पर भरोसा नहीं करते और हो सके उतनी ज्यादा चाइनीज कंपनियों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। हुआवे, पबजी और टिकटॉक के कांड तो आप सभी को पता है। वैसे आज टिकटॉक को लेकर ही बात करेंगे, जिस पर ब्रिटेन काफी भड़का हुआ है। न सिर्फ गुस्सा है, बल्कि ब्रिटेन ने चीनी कंपनी टिकटॉक पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। ताजा खबरों के मुताबिक चाइनीज सोशल मीडिया टिकटॉक पर ब्रिटेन के वॉचडॉग ने बेहद ही संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि टिकटॉक पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों का व्यक्तिगत डाटा इस्तेमाल करने और यूके का डाटा प्रोटेक्शन कानून भंग करने का आरोप है। दरअसल ब्रिटेन के सूचना आयुक्त कार्यालय यानी कि यूके इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस का आरोप है कि टिकटॉक ने ब्रिटेन के 13 साल के कम उम्र के 14 लाख बच्चों को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, जबकि यूके के आईटी विभाग के कानून के मुताबिक ऐसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो होस्टिंग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। इससे न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर पर असर पड़ेगा, बल्कि हमें तो शक है कि बच्चों का डाटा का इस्तेमाल उन्हें ट्रैक करने या फिर प्रोफाइल तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। इस बात की भी संभावना है कि इस डेटा का इस्तेमाल हानिकारक काम, गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए हमारी पॉलिसी भंग करने के आरोप में ब्रिटेन की आईटी विभाग ने टिकटॉक पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। वैसे देखा जाए तो टिकटॉक ने अलग अलग देशों में अलग अलग कांड किए हैं, जैसे कि भारत में साइबर बुलिंग की, अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट पहुंचाया, इंडोनेशिया, फ्रांस और बांग्लादेश ने टिकटॉक पर डेटा चुराने का आरोप लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हवाला दिया, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने टिकटॉक को इस्लाम के विरुद्ध बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो टिकटॉक ने जिस देश में भी अपनी दुकान खोली, वहां कांड जरूर किए। तभी तो भारत ने समय रहते इसे बाहर फेंक दिया और आज भारत के ही नक्शे कदमों पर चलकर दुनिया के बाकी देश भी टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें सच बताइएगा, क्या कभी आपने टिकटॉक को यूज किया है? उस पर भी आपने कभी वीडियो बनाया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ वीटो को हासिल करने की रेस में एक और बड़ी सफलता भारत के हाथों लगी है और शायद भारत की यह सफलता कुछ वीटो धारक देशों को रास नहीं आएगी, क्योंकि इससे भारत के वीटो मेंबर बनने के चांस और भी बढ़ चुके हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस रेस में भारत के खिलाफ कोरिया, चीन और यूएई जैसे बड़े बड़े देश खड़े थे, लेकिन भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, बात यूएनएसए के स्टैटिकल बॉडी इलेक्शन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आयुक्त चुनाव की कर रहा हूं, जहां पर भारत ने बहुमत हासिल किया है। दरअसल खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इस जीत की जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आयुक्त चुनाव में भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं, जबकि इसी चुनाव में खड़े चीन को 19, कोरिया को 13 और यूएई को सिर्फ 15 वोट पर ही सामान बांधना पड़ा। मतलब यहां पर यूएन के बाकी सदस्य देशों ने भारत पर काफी भरोसा दिखाया है। सबसे पहले दोस्तों, जान लीजिए कि यूएन स्टैटिकल एक्टिविटीज है क्या और क्यों इसके लिए मतदान करके कुछ सिलेक्टेड देशों को ही इसकी कुर्सी दी जाती है। तो दोस्तों, स्टैटिकल कमीशन यानी सांख्यिकी आयोग का गठन 1947 में किया गया था। इसके बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया भर के अलग अलग कंपोनेंट के डाटा का विश्लेषण किया जा सके। आसान भाषा में समझें तो अर्थव्यवस्था, समाज और प्राकृतिक पर्यावरण का संपूर्ण या प्रासंगिक अनुमान लगाना या अनुमान लगाने के उद्देश्य से डाटा का संग्रह करके उसका विश्लेषण करना, ताकि चीजों को बारीकी से समझा जा सके। इसलिए स्टैटिकल कमीशन बनाया गया। इसमें कुल 24 मेंबर हैं, यानी कि 5 अफ्रीकी देश, 4 एशियाई देश, 4 पूर्वी यूरोपीय देश, 7 पश्चिमी यूरोपीय देश और 4 अमेरिकी देश। तो अब 2024 से भारत इन सारे 24 देशों का बॉस होगा। यह जीत भारत के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस कुर्सी के लिए किसी ऐसे देश का चयन किया जाता है जो इन सारे देशों को स्टैटिकल डाटा विश्लेषण पर सही राह दिखा सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। इस आयोग में दुनिया के हर उस चीज का अध्ययन होता है जिसे लेकर दुनिया में बवाल है। जिसके पास मुद्दों को शांति से हल निकालने की क्षमता है, वही इसका हकदार है। और यूएन के बाकी देशों ने यह भरोसा भारत पर दिखाया है। और जो देश स्टैटिकल आयोग का प्रेसिडेंट बन सकता है, वो वीटो धारक देश भी बन सकता है।
ये भारत ने इस जीत में दिखा दिया। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, ये पश्चिमी देश कब तक भारत को वीटो पावर से दूर रखेंगे? जो हमारा है उसे एक ना एक दिन तो इन्हें हमें देना ही पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अगर कोई चीज आपके हाथ में ना रही हो या आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो तो उसका इल्जाम दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। आज के समय ठीक ऐसा ही किस्सा यूरोप और यूक्रेन के बीच हो रहा है। दरअसल युद्ध रुक नहीं रहा। रूस यूक्रेन को तबाह करता जा रहा है। यूरोपीय देश यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे और यूक्रेन हार नहीं मानना चाहता। इस समय यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यूरोप पर काफी गुस्सा है, क्योंकि रूस के खिलाफ जितनी मिलिट्री मदद चाहिए उतनी मदद नाटो वाले यूक्रेन को दे नहीं रहे हैं। वो बस रूस को प्रतिबंधित करने की योजना लागू कर रहे हैं। हालांकि रूस उनके किसी भी प्रतिबंध को नहीं मानता और यूक्रेन को तोड़ता चला जा रहा है। और इसी बात का गुस्सा ये सभी यूरोपीय देश भारत पर निकालना चाहते हैं, क्योंकि भारत हर दिन मिलियन बैरल रूसी तेल की खरीद कर रहा है, जिससे रूस बैठे बैठे करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। अगर बीते महीने यानी कि मार्च 2023 की बात करें तो इन 31 दिनों में भारत ने 5.5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल यानी कि हर दिन 18 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से आयात किया है। और यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी तेल खरीद है, क्योंकि भारत ने ना तो सऊदी ना ही इराक से एक महीने में इतना तेल खरीदा होगा। भारत के तेल खरीद के यही आंकड़े जब नाटो वाले देखते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और भारत से कहने लगते हैं कि भारत तेल खरीद के बहाने रूस को फाइनेंशियली मजबूत ना बनाए। भारत के यही पैसे रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है। यही बात भारत को समझनी होगी। अब नाटो के इसी सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया है। मंत्रालय का कहना है कि मानते हैं भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है, हालांकि उतनी हमारी जरूरत भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि यूरोप भी तो हर साल बिलियन क्यूबिक मीटर में नेचुरल गैस रूस से आयात करता है। अगर हमने 5.5 करोड़ बैरल रूस से कच्चा तेल खरीदा है तो यूरोप भी तो हर दिन 400 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से खरीद रहा है। बल्कि यूरोप के आगे हमारी खरीद तो ना के बराबर है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम ही रूस को फाइनेंशियली मजबूत कर रहे हैं? इस हिसाब से देखा जाए तो यूरोप रूस को धनवान बना रहा है। दरअसल दोस्तों, ये नाटो वाले इसलिए भारत से जलन महसूस नहीं करते कि युद्ध के बावजूद भारत रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि जलन का असली कारण तो ये है कि खाड़ी देशों के मुकाबले रूस भारत को 25% तक सस्ता तेल मुहैया करा रहा है, जबकि खाड़ी के देश यूरोप वालों को काफी महंगे दामों में तेल बेच रहे हैं। भारत ने भी साफ कह दिया है कि यूक्रेन युद्ध से भारत का कोई नाता नहीं। हाँ, हमने दोनों मुल्कों को युद्ध रोकने की अपील जरूर की है, आगे उनका फैसला। लेकिन यूक्रेन के लिए हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं करें, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि